हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, जिसमें हमारे पास पहले जो प्रश्न दिया गया है, सबसे पहला प्रश्न वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, वहां से आपको बहुत सारी बातें जो है सीखने को मिलेगी प्रश्नावली 1.2 के लिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2, जिसमें पहला प्रश्न हमें क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने कर्णी 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध की थी, वैसे ही हम क्या करेंगे, कर्णी 5 को भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम विरोधोक्ति के द्वारा उत्पत्ति पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अपोजिट विपरीत मानेंगे। अगर कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और जब कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो इसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो कर्णी 5 जो है ये बराबर होगा किसके, p बटे q के। ठीक है, इसके बाद मैं q का गुणा करूंगा 5 के साथ। अब देखो, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको पिछली वीडियो में देखना पड़ेगी, जहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। यहाँ पर p और q क्या है, p और q क्या है, यहाँ पर p और q सहअभाज्य हैं। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और अगर ये दोनों सह अभाज्य हैं तो इनका HCF कितना होगा, इनका HCF जो होगा 1 होगा। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं Q का गुणा करूंगा 5 के साथ, तो Q कर्णी 5 बराबर आ जाएगा P, वर्गमूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे वर्गमूल का चिन्ह है ये, या फिर कर्णी भी है। ठीक है, अब मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, Q वर्ग 5 बराबर p वर्ग। ऐसे ही q वर्ग बराबर आ जाएगा क्या, p वर्ग बटे 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक प्रमेय पढ़ी थी, जिसके अनुसार हमें क्या बोला गया था, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे यहाँ पर p वर्ग को अगर 5 विभाजित कर रहा है तो ये जो 5 है किसको विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। तो जब हम p को विभाजित करेंगे 5 से, तो हमारे पास क्या आने वाला है, हम यह लिख देते हैं, यदि 5 p वर्ग को विभाजित करता है, यदि 5 p वर्ग को विभाजित करता है, तब क्या होगा, जब ये 5 p वर्ग को विभाजित करेगा तो 5 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये बात हमने कहाँ सीखी है, हमने ये कल जो इसके पहले वीडियो हमने देखी थी, उस वीडियो में हमने सारी बातें जो है डिस्कस की है। इस 1.2 का जो बेसिक चीजें हैं उसमें हमने सारी बातें डिस्कस करी है। ठीक है, तो आप जाकर जरूर उस वीडियो को देखेंगे, तब आपको ये सब बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जब 5 p को विभाजित करेगा तो हमारे पास क्या आने वाली है, एक संख्या आने वाली है। तो p बटे 5 बराबर हम मान लेंगे क्या, c। तो p बराबर आ जाएगा 5c। ठीक है, ये आ जाएगा क्या हमारे पास, हम समीकरण मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में हम 5c का मान रखेंगे। तो देखो, p का मान रखेंगे तो देखो क्या होगा, जब q वर्ग, देखो q वर्ग, समीकरण नंबर 1 क्या है, q वर्ग बराबर p वर्ग बटे 5। तो q वर्ग बराबर आ जाएगा p वर्ग यानी 5c का वर्ग बटे 5। ठीक है, इसके आगे मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, आप यहां पर से लिखिए। ठीक है, इसके बाद तो क्या होगा, देखो q वर्ग बराबर 5c, 5 का वर्ग क्या होगा, देखो यहां पर 5 का वर्ग और c का वर्ग, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25। तो 25 बटे 5 c वर्ग, देखो क्या हो जाएगा, 5 के पहाड़े से ये 25 5 बार में कट जाएगा, तो q वर्ग बराबर आ जाएगा 5c वर्ग। अब क्या होगा, देखो q वर्ग बटे 5, हम इस 5 का पक्षांतर कर लेंगे तो q वर्ग के बटे में आ जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, c वर्ग। अब देखो समान बात आ गई यहाँ पर कि जैसे 5 p वर्ग को विभाजित करता है तो 5 p को विभाजित करेगा, उसी प्रकार से जब 5 q वर्ग को विभाजित करेगा, 5 जो है q वर्ग को विभाजित करेगा, तब ये जो है किसको विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। तो q को विभाजित करने पर हमारे पास क्या आने वाली है, एक संख्या आने वाली, हम ये लिखेंगे बात यहां पर। ठीक है, तो क्या होगा, देखो जब ये 5 q को विभाजित करेगा तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो मान ली हमने कितनी, d। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस q का गुणा, q के बटे में जो 5 है इसका गुणा करूंगा d के साथ, तो 5d हो जाएगा। ठीक है, अब देखो p के जो गुणनखंड आ गए हमारे पास, कहाँ गया p, ये रहा, p बराबर क्या आ गया 5c, और q बराबर क्या आ गया 5d। लेकिन ये बात तो हमारे पास जो है थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है ना, कैसे, हमने जो है p और q को सहअभाज्य माना था, और जब ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य है तो इनके हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड सिर्फ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है
कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस कथन का जो विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें इस क्वेश्चन को, और इससे पहले आप पहले की जो वीडियो है उनको जरूर देखें। आ जाते हैं हम अब हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो हमें क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह से हमने उदाहरणों को हल किया था उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सवाल को हल करने वाले हैं। तो पहले आप उदाहरण जाकर जरूर देखिए उदाहरणों को हमने कैसे हल किया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे, अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे माना 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, ये परिमेय संख्या है। जब 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P बटे Q के रूप में। तो देखो क्या होगा, 3 धन 2 कर्णी 5 बराबर आ जाएगा P बटे Q। ठीक है, अब यहां पर P और Q क्या है, P तथा Q क्या है, P तथा Q सहअभाज्य है। क्या है, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। और ये जब दोनों सहअभाज्य संख्याएं तो इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF ऑफ PQ क्या होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना है, आपको पुनर्व्यवस्थित करना है। जो समीकरण हमें दिया गया है उसमें सभी संख्याएं, सभी यहाँ पर हमारे पास पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है उन सभी को कर्णी 5 के बराबर में लेकर आना है। जैसे मैं अब 3 का पक्षांतर करूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर कर्णी 5 बराबर आ जाएगा P बटे Q, P बटे Q, और ये 3 जो है पक्षांतर होगा तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा है, 2 है ना, ये 2 है अभी यहाँ पर। अब मैं इस 2 का भी पक्षांतर करूंगा तो क्या होगा, देखो कर्णी 5 बराबर 1 बटे 2। देखो यहाँ पर 1 है, इस पूरी संख्या के बटे गुणे में क्या है, 1 है, तो ये 2 जो है कहाँ जाएगा, 1 के बटे में जाएगा। उसके बाद जो अंदर हमारे पास संख्या बची है वो क्या है, P बटे Q -3। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो इसके बाद हमें उतनी बातें नहीं लिखना जितनी हमने इसके पहले वाले सवाल में लिखी है, उतनी बातें हमें नहीं लिखना। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां 1 2 P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक हैं तब ये पूरी संख्या क्या होगी, तब 1 बटे 2 P बटे Q -3 परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। या जब परिमेय संख्या है, देखो ये पूरी संख्या परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो संख्या है वो भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे आपको लिखना है, क्या लिखोगे आप, यहां तब 1 बटे 2 P बटे Q -3 परिमेय संख्या है तो कर्णी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस कथन का जो हमें, देखो हमें जो एहसास हो रहा है, हमने जो हमारा अनुभव बोल रहा है वो हमें क्या बोल रहा है कि जो कर्णी 5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और आपको अगर ज्यादा जो है इसमें लिखने वाली बातें जो रहेगी वो आप उदाहरण में भी देख सकते हो। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो तीसरा प्रश्न है उसमें भी हमें क्या करना है, दूसरे और पहले प्रश्न की तरह जो संख्या दी गई है उसे हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अब हमें जो संख्या दी गई है वो है 1 बटे कर्णी 2। ठीक है, अब 1 बटे 2 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस 1 बटे कर्णी 2 को क्या करेंगे, मानेंगे, मान लेंगे कि माना 1 बटे कर्णी 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये एक परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, हम इस 1 बटे 2 कर्णी 2 को हम P बटे Q के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, जहां पर P और Q क्या है, P तथा Q क्या है बेटा, यहाँ पर P तथा Q सहअभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य। अब ये दोनों संख्या अगर सहअभाज्य तो इनका HCF क्या होने वाला है, 1 होगा। उसके बाद अब देखो मैंने आपको बताया हमें इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करना है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि कर्णी 2 को हम हर में है, इसको हम कहां लेकर आएंगे, अंश में लेके आएंगे। जब ये जो हर है अंश में जाएगा तो इसके बराबर में जो संख्या है उसका हर भी कहां पर जाएगा, अंश में जाएगा। और जो संख्या अंश में है वो कहां आएगी, हर में आएगी। और यहां पर ये जो P है ये अंश में तो कहां पर आ जाएगा, हर में आ जाएगा। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करना है हमें, कर्णी 2 को ऊपर लेकर चले जाओ। अब जब कर्णी 2 ऊपर चला गया है तो बटे में कौन आएगा, 1 आएगा। तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही क्या हुआ, जब हमने इसको ट्रांसफर किया, इसको हमने पलट दिया है, तो हम क्या करेंगे, P बटे Q को क्या पलट देंगे, Q बटे P। ठीक है, तो अब यहां देखना है हमें, हमने जो है व्यवस्थित कर लिया ना, हमें कर्णी 2 के बराबर संख्याओं को लेकर आना, तो हम लेकर आ गए। अब क्या होगा, जहां P तथा P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, P और Q दोनों क्या है,
पूर्णांक है। और जब p और q पूर्णांक होंगे तो q बटे p क्या होगा, q बटे p वाली संख्या क्या होगी, यहां पर ये एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है q बटे p परिमेय संख्या, तो इसके समान हमारे पास बराबर में जो संख्या दी गई है वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमारा जो अनुभव बोलता है या फिर हमें जो विरोधाभास प्राप्त होता है वो क्या है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी ना 1 बटे कर्णी 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इस कारण से। ठीक है, तो आप इस सवाल को लिखें। इसके बाद बाकी जो चीजें हैं ना वो लिखने वाली है, तो आप पुराने वीडियोस जो है उसमें देखकर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 में जो दूसरा पॉइंट है हमारा, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 7 कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें इस 7 कर्णी 3 को भी क्या सिद्ध करना है कि ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम मान लेंगे, माना 7 कर्णी 3 एक 7 कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। विपरीत मानेंगे हम, परिमेय संख्या है। और जब 7 कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p बटे q के रूप में। तो क्या होगा, 7 कर्णी 3 बराबर आ जाएगा p बटे q। ठीक है, जहां पर p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब जब ये दोनों सहअभाज्य संख्या है तो इनका HCF क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो हम इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, कर्णी 3 अपनी जगह रहेगा, बराबर में क्या आ जाएगा, p बटे 7 q। ये जो 7 है ये कहां चला जाएगा, q के साथ गुणे में चला जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगा, कर्णी 3 के बराबर 7 बटे p बटे 7 q। ठीक है, हमें इस प्रकार से समीकरण बनाना है। अब देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जहां पर p 7 q क्या है, p 7 और q क्या है, पूर्णांक है। जब ये तीनों पूर्णांक हैं तो p बटे 7 q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और जब p बटे 7 q परिमेय संख्या है तो कर्णी 3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का, जो इस कथन का विरोधाभास हमें क्या प्राप्त होता है कि कर्णी 3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना लिखकर हमें छोड़ देना है और ये हमारा आंसर आ गया। किस प्रश्न के लिए, सिद्ध 7 कर्णी 3 के लिए। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम जो है हमारे पास सवाल है 6 धन कर्णी 2, क्या है, 6 धन कर्णी 2। हमारे पास जो अगला सवाल है वो है 6 धन कर्णी 2। इसे भी हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि माना 6 धन कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में हम क्या कर सकते हैं, इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, p बटे q लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p बटे q। जब p बटे q हमने लिख दिया तो p और q हमने किस प्रकार की संख्याएं मानी है, सहअभाज्य संख्याएं मानी है। और अगर ये दोनों सहअभाज्य संख्या है तो इनका HCF कितना होगा, एक होने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। तो कर्णी 2 बराबर क्या आ जाएगा, p बटे q माइनस 6। ठीक है, यहां देखना है, जहां पर इसके बाद क्या लिखोगे, जहां 6p q पूर्णांक है। जब 6p और q पूर्णांक है तो 6p बटे q माइनस 6 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और जब p बटे q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है तो कर्णी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस कथन का जो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है तो 6 धन कर्णी 2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो है प्रश्नावली 1.2 के सारे सवालों में जो बेसिक चीजें थी ना, मेन तो ये रहेगा। इसके बाद जो है सब सेम हमें समान तरीके से लिखना है। ठीक है, जो आपको पिछली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें कि कैसे हमें कर्णी 2 के समान या फिर बराबर में या फिर कर्णी 3 के या कर्णी 5 जो भी आपको दिया जाएगा उसमें आपको कैसे सवालों को पक्षांतर करके व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको कुछ और संख्याएं अपनी तरफ से दे रहा हूं जिसमें आपको जो है वो खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे आपके पास में पहला पॉइंट मैंने दे दिया है, क्या, 3 कर्णी 2 धन 4। इस 3 कर्णी 2 धन 4 को क्या सिद्ध करना है, आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। दूसरा 8 कर्णी 5, इसे एक आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और तीसरा सवाल जो है आपके पास है 10 धन 2 कर्णी 5। ठीक है, तो इन 3 सवालों को आपको क्या करना है, आपको घर पर इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, सवाल को हल करना है और आपको इनसे प्रैक्टिस होगी। ठीक है,
आप मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, आपको सवाल उतने अच्छे तरीके से आएंगे। ठीक है।